हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज जो है हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट का जो महामैराथन क्लास चला रहे हैं, जिसमें हम मोर देन 100 लेक्चर्स लाने वाले हैं। जो ये लेक्चर्स आपको कोई भी लाइब्रेरी साइंस के कम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे आपका यूजीसी नेट हो गया, फिर DSSB लाइब्रेरियन हो गया, फिर एम्स लाइब्रेरियन, या फिर KVS NVS या स्टेट लाइब्रेरी सर्विसेज के किसी भी एग्ज़ाम्स का, या फिर आप बैचलर्स मास्टर्स या PhD कर रहे हो, आपको सब जगह ये जो टॉपिक्स हैं जो है मतलब काम में आने वाले हैं। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे लाइब्रेरी फैमिली से जुड़ें। आप लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी तरह जुड़े हैं तो हमसे ज़रूर जुड़ें, कमेंट्स में आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा है लेक्चर 44, तो इससे लेक्चर 43 तक आ चुका है और हमारा एक बहुत अच्छा लेक्चर है, वो जो है आपका लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, कोलोन क्लासिफिकेशन और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन जो है सब मतलब सारा उसमें कवर हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन में कैटलॉगिंग, और भी बहुत ज़्यादा टॉपिक्स है इसमें। देखो कैटलॉगिंग किसको कहते हैं, तो देखो आपके पास ये तो आपने पढ़ा होगा कि डेटा से जो है इसको सही से ऑर्गेनाइज किया जाता है तो इन्फॉर्मेशन बनता है, इन्फॉर्मेशन आगे चल के नॉलेज बनता है, और नॉलेज जो है आपका इसी से विजडम आती है सोसाइटी में, है ना। तो ये आप इक्वेशन जान रहे होंगे। तो अब देखो जो आपके पास इंफॉर्मेशन है और नॉलेज है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ नालंदा यूनिवर्सिटी का। नालंदा यूनिवर्सिटी को आप जानते होंगे कि ये मोर देन 800 ईयर्स तक चला था। ये बिहार में जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ हुआ करता था। तो इसमें पूरे वर्ल्ड से लोग पढ़ने आते थे और लगभग सारे फील्ड का पढ़ाई होता था, जो है आपका एस्ट्रोलॉजी से लेके मेडिसिन हो गया, फिलॉसफी, ये सारे जो है मतलब रिसर्च उस पर किए जाते थे। मोर देन 10,000 रिसर्चर्स एंड फैकल्टीज कहे जाते थे उस समय थे उसमें। उसमें एग्ज़ाम्स वगैरह सारा लिया जाता था, इंटरव्यू वगैरह सब। लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि खुद सोचो वो नॉलेज जो था वो कितना इम्पॉर्टेंट था 800 ईयर्स तक लाइब्रेरी में, और सोच रहे हो कि कितना ज़्यादा रिफाइन हुआ होगा वो। और एक बख्तियार खिलजी आया इंडिया में, जो खिलजी डायनेस्टी का आपने पढ़ा होगा, और वो उसे उसका दिमाग घूम गया, उसे लगा कि ये नॉलेज जो है इस्लाम के साथ कंपेटेबल नहीं है, और उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया, उसके लाइब्रेरी में आग लगा दी। कहा जाता है कि उसका लाइब्रेरी जो था 6 मंथ्स तक जलता रहा था, उसमें सारे नॉलेज जलते रहे थे। तो वो सोच रहे हो कि उस टाइम से नॉलेज प्रिजर्वेशन को लेके ध्यान दिया जाता था, और बेटर अगर प्रिजर्व किया जाता, उसका कॉपी अगर दूसरी जगह रखे रहता, तो नॉलेज जो है प्रिजर्व हमारा रहता, जो कि सारा जल के खाक हो गया इंडिया का नॉलेज। तो वही देखो अब नॉलेज जो हुआ, तो उस नॉलेज को अगर प्रिजर्व किया जाता कैटलॉग कार्ड्स वगैरह बना के, कि अगर जैसे पता चलता कि ये नॉलेज जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसका जो है अलग और ज़्यादा सेफली इसको रखा जाए। तो ये सब तरीका आप सोच रहे हो कि लाइब्रेरीज का जो है नॉलेज प्रिजर्वेशन में कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा है हमारे सिविलाइजेशनल नॉलेज को प्रिजर्व करने में, आप समझ सकते हो। तो वहीं से जो है आपका कैटलॉगिंग वगैरह का कंसेप्ट आता है कि कैटलॉग क्या हुआ, कि आप कोई भी आपका नॉलेज है, कोई भी आपका जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स हुआ, आपका जैसे डॉक्यूमेंट्स हो गया, हो सकता है वो वीडियो के फॉर्म में हो, ऑडियो के फॉर्म में हो, आजकल के ज़माने में AR जो है आर्टिफिशियल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो वो सबको जो है आपको एक तरह से नेम करना है, कैटेगराइज करना है। और मतलब देखो एक तो हो गया कि क्लासीफाई किया गया कि वो किस बारे में है, और दूसरा हो गया कि उसको उसका कैटलॉग बनाया गया कि वो सर्च इजीली हो सके। जैसे मान लो कि आपका एक शॉप है, तो एक शॉप में आप जितना सामान रखे हुए हैं वो सबका आप लिस्ट एक बना के रखेंगे ना, कि मान लो कि आपके पास आपका अगर बर्तन का दुकान है, तो जैसे बर्तन में मान लो कि जैसे कढ़ाई हो गया, तो कढ़ाई में भी आपका कितना जैसे तरीके का होगा, कोई जैसे स्टील का होगा, कोई एल्युमिनियम का होगा, कुछ आपका कास्ट आयरन का होगा, उसमें भी स्मॉल होगा, मीडियम होगा, लार्ज होगा, हो सकता है वेरी लार्ज भी कढ़ाई हो। तो ये सबका जो है आपको एक तरह से लिस्ट जो है कैटेगराइजेशन जो करोगे, उसी तरह जो बुक का जो कैटेगराइजेशन किया जाता है उसको कैटलॉगिंग कहते हैं। समझ गए। तो ये आपका जैसे लाइब्रेरी में देखो तो पेरियोडिकल्स हो सकते हैं, ई बुक्स हो सकते हैं, तो वो सब को जो है कैटलॉग किया जाता है। तो देखो
डेफिनेशन देखते हैं। कैटलॉगिंग इज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइब्रेरी साइंस इंश्योरिंग दैट लाइब्रेरी रिसोर्सेज आर ऑर्गेनाइज्ड सिस्टेमेटिकली फॉर इजी रिट्रीवल। अब आप सारा कराही एक जगह रख दो अपने शॉप में, तो उसके बाद आपको कोई भी जैसे कस्टमर आएगा तो उसका खोज भी नहीं पाओगे सही से कि जो है जैसे में कौन सा कराही कहाँ है। और वही आप अगर किसी डायरेक्शन से अगर रखते हो कि मान लो कि जो कराही सबसे ज़्यादा बिकता है उसको फ्रंट में रखे, जो बिल्कुल नहीं बिकता है उसको आप जैसे स्टोरेज में रख सकते हैं कि कोई अगर जब पूछता है तो बता सकते हैं उसके बारे में कि हाँ हमारे पास वो भी है। तो देख रहे हो सब में एक तरह से पैटर्न हम रखते हैं। उसी तरह जो कैटलॉगिंग है उसमें भी इजी रिट्रीवल के लिए, क्योंकि लाइब्रेरीज जो होते हैं वो यूजर के अराउंड मूव होते हैं, समझ गए। तो इजी रिट्रीवल के लिए कि हम उसे जहाँ भी रखे हैं वहाँ से रिट्रीव इजी कर सकें। और इसमें एक और चीज़ आ जाता है कि देखो अगर कोई लाइब्रेरियन है तो वो किसी हिसाब से सजाए हुए है, तो दूसरा कोई लाइब्रेरियन आता है, मतलब फर्स्ट लाइब्रेरियन रिटायर हो जाता है या फिर किसी कारण मतलब किसी भी कारणवश वो लाइब्रेरी में ना रखे उसको कोई और स्टाफ रिप्लेस करता है, तो वो स्टाफ जो है उसे ऐसा नहीं है कि फ्रॉम जीरो स्टार्ट करना पड़े। वो सारा चीज़ इस हिसाब से ऑर्गेनाइज होना चाहिए, बुक्स वगैरह सब चीज़, कि वो जो है लाइब्रेरी में घुसे और 2-3 दिन देखे और फिर से जो है वो भी सिस्टमेटिकली समझ के जो है उसको कंटिन्यू कर सके। तो इसलिए कैटलॉगिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एंट्रीज फॉर ईच आइटम इन द लाइब्रेरी कलेक्शन, जितने आइटम हैं सबका, जिसमें बुक्स हो सकते हैं, पेरियोडिकल्स और मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में क्या क्या आ जाता है, जैसे सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया आपका, ये सब टाइप का, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, ये सब। Although cataloging helps user locate materials efficiently and supports effective library management। समझ गए। अब देखो इंपॉर्टेंस क्या है कैटलॉगिंग का, तो फैसिलिटेट्स इजी एक्सेस टू लाइब्रेरी रिसोर्सेज। तो लाइब्रेरी रिसोर्सेज का इजी एक्सेस को फैसिलिटेट करता है ये। सपोर्ट्स इफ़िशिएंट लाइब्रेरी मैनेजमेंट, तो इफ़िशिएंट लाइब्रेरी मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है ये। इन्हांसेज यूजर एक्सपीरियंस बाय सिंप्लीफाइंग द सर्च प्रोसेस। अब आप लाइब्रेरी में घुसो और आपको कुछ भी मिल ही ना रहा हो तो वो लाइब्रेरी किस काम का, तो वही जो है ये सर्च प्रोसेस जो है उसको ईजी बनाता है। कैटलॉगिंग इंश्योर्स सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइब्रेरी कलेक्शन। सिस्टमेटिकली आपका ऑर्गेनाइज रहेगा तो ही आप जो है मेंटेन सही से कर पाएंगे कलेक्शन को। अब देखो कैनन्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कैटलॉगिंग, तो जैसे मैंने कैनन्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन बताया था जैसे पहले के लेक्चर्स में, वैसे ही ये जो है कैनन्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ जो कैटलॉगिंग है। कैनन्स मतलब क्या होता है, रूल्स, समझ गए। अब देखो कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग, तो रूल्स विच गाइड, ये मीनिंग होता है कैनन्स, कि आप कुछ जो है अगर रिसर्च कर रहे हो या बना रहे हो, कुछ डिजाइन कर रहे हो, तो कुछ जो बेसिक रूल्स होंगे जो आपको गाइड करेंगे तो उसी को कैनन्स कहते हैं। देखो द कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग आर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट गाइड द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कैटलॉग एंट्रीज। समझ गए। दीज कैनन्स इंश्योर्स कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी एंड कम्प्रिहेंसिवनेस इन कैटलॉगिंग। समझ गए कि आपका कम्प्रिहेंसिव होना चाहिए कैटलॉग, ऐसा नहीं है कि एक ही जो है मतलब बुक का मतलब जो है मतलब 2-2 कैटलॉग बना हुआ हो, और एक बुक के बारे में मैक्सिमम जितना डिस्क्रिप्शन हो सकता है, जो डिस्क्रिप्शन उस बुक को दूसरे बुक से डिफ्रेंशिएट कर सके। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे एनसीईआरटी क्लास 10 हुआ, तो क्लास 10 का आप अगर मान लो कि साइंस की बुक है, साइंस की बुक, तो इसमें साइंस की बुक केवल आप लिख दिए तो इतना ही से तो नहीं हो सकता है, क्योंकि साइंस की बुक तो बहुत सारी हो सकती है। इसमें भी आप जैसे क्लासिफाई कर सकते हो कि जो है मतलब साइंस में फिजिक्स का बुक है कि केमिस्ट्री का बुक है कि आपका बायोलॉजी का बुक है। अब इसमें भी जो है हो सकता है कि 5 पब्लिकेशन हो, भारती भवन का हो सकता है, फिर एनसीईआरटी का हो सकता है, आईसीएसई का हो सकता है, और मान लो कि कोई और पब्लिकेशन ले लो जैसे प्रदीप पब्लिकेशन होता है उसका हो सकता है। तो देख रहे हो कितना ज़्यादा डिटेल में क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। अब इसमें भी जो है जो आपका भारती भवन का है, तो मान लो कि ये जैसे एक तरह से 2010 के पब्लिकेशन का बुक होगा, कोई 2012 का होगा, कोई 2025 का होगा, इस तरह से। तो ये जो है आपका कम्प्रिहेंसिव होना चाहिए कैटलॉगिंग, और एक्यूरेसी मतलब समझ गए कि एक्यूरेटली डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि साइंस का जो है क्लासिफिकेशन हो और उसी में मैथ्स को भी डाल दें।
और कंसिस्टेंसी होना चाहिए कि एक ही रूल जो है सब जगह फॉलो होना चाहिए। अगर आप क्लास 9th के लिए ऐसे फॉलो कर रहे हो तो क्लास 8th के लिए भी करोगे, क्लास मतलब 11th के लिए भी करोगे, कि जिससे जो है पैटर्न लोगों को पता हो और सर्चेबिलिटी ईजी हो जाए। आ रहा है समझ में? अब देखो कैनन्स ऑफ एक्यूरेसी, तो इंश्योर्स ऑल इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन द कैटलॉग इन करेक्ट एंड फ्री फ्रॉम एरर्स। तो वो सारा जो है इंफॉर्मेशन जो भी आप उसमें डाल रहे हो, टाइटल का हो गया, कौन से क्लास का है, कितने पेजेज हैं, क्या डायमेंशंस है, फिर मतलब इस टाइप के जितने भी इंफॉर्मेशन आप डाल रहे हो कि ऑथर कौन है, जो है पब्लिशिंग हाउस कौन है, ये सारे जो है वो आपको एक्यूरेट होने चाहिए एंड फ्री फ्रॉम एरर्स, गलती नहीं होनी चाहिए। एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिसाइज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स, तो वही जितने भी बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स है ये सब वो जो है आपको प्रिसाइज होना चाहिए। समझ गया? अब देखो कैनन्स ऑफ कंसिस्टेंसी, तो मेंटेन्स यूनिफॉर्मिटी इन कैटलॉगिंग प्रैक्टिसेज अक्रॉस द लाइब्रेरी। जैसे मैंने बताया कि अगर आप क्लास 9th के लिए वो कर रहे हैं तो आपको क्लास 10th के लिए भी सेम करना होगा, क्लास 11th के लिए भी सेम प्रिंसिपल आपको अपनाना होगा जैसे कैटलॉगिंग प्रैक्टिसेज का। क्यों? जिससे कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। क्लास 8 के स्टूडेंट जब 9th में जाएंगे तो उनके लिए ईजी हो सर्च करना, वो फिर 10th में जाएंगे तो इसलिए एक पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। इंश्योर दैट सिमिलर आइटम्स आर कैटलॉग इन अ सिमिलर मैनर, तो उसी तरह अगर साइंस का जैसे किया हुआ है वैसे ही आपको जैसे हिंदी का भी हो सकता है, इंग्लिश का भी हो सकता है, सारे सब्जेक्ट्स का हो सकता है। अब देखो कैनन्स ऑफ कंप्लीटनेस, कैनन्स ऑफ कंप्लीटनेस क्या है? तो रिक्वायर्स दैट ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट अ लाइब्रेरी आइटम इज इंक्लूडेड इन द कैटलॉग एंट्री। तो सारे रिलेवेंस देखो जैसे कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस क्या हुआ कि सारा चीज़ कंप्लीट होना चाहिए, उसमें सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो उसमें रहने चाहिए। जैसे मान लो कि जो जैसे मैंने बताया कि एनसीईआरटी का है, तो एनसीईआरटी का क्लास 10th का है और क्लास 10th में भी फिजिक्स का है, और फिजिक्स में भी कौन सा पब्लिशन है, जैसे पब्लिकेशन है उसके बारे में, उसमें जो है मतलब कौन सा एडिशन है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन अगर प्रेजेंट रहता है तो आपको बुक को सर्च करने में ईजी हो जाता है। अब देखो इंश्योर दैट यूजर्स हैव एक्सेस टू कम्प्रिहेंसिव डिटेल्स अबाउट ईच आइटम। समझ गया? अब देखो कैनन्स ऑफ क्लैरिटी, कैनन्स ऑफ क्लैरिटी क्या हुआ? तो वो इजी टू अंडरस्टैंड हुआ। समझ गया? अब जैसे साइंस लिखना है तो साइंस को आप अगर और कॉम्प्लिकेट करके अगर जनरल साइंस वगैरह लिख दें तो उसके बाद समझ रहे हो तो बिना मतलब का जैसे कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हो? क्योंकि आपका जो मेन ये होना चाहिए कि यूजर जो है वो खोज सके। आप जो आपको यूजर को फोकस करके पूरा लाइब्रेरी डिजाइन करना है। समझ गए? तो वही जो है कोई भी कैटलॉग एंट्री जो किया जाए वो इजी टू अंडरस्टैंड हो, समझने में आसानी होनी चाहिए। अवॉइड्स एम्बिग्यूअस टर्म्स एंड यूजेज क्लियर कंसाइज लैंग्वेज। एम्बिग्यूअस टर्म्स जो है वो सब नहीं यूज करना चाहिए। एम्बिग्यूअस टर्म्स मतलब क्या होता है कि जैसे एक ही टर्म का जो है 2-3 मीनिंग निकलता हो, जिससे कन्फ्यूजन पैदा हो कि ये वाला बुक लेना है या फिर दूसरा बुक लेना है। मान लो कि जैसे हिस्ट्री हुआ, अब हिस्ट्री में ही एंशिएंट हिस्ट्री भी होता है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें भी अब देखो एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न हुआ। अब एक और इसी में जो है जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री ला दिया जाता है, वर्ल्ड हिस्ट्री। अब वर्ल्ड हिस्ट्री का अलग से आप ना बना के जो है इसी में एंशिएंट, मेडाइवल या मॉडर्न में किसी एक में डाल देते हो सारा वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वो जैसे समझने में नहीं रह जाएगा। या फिर एम्बिग्यूअस का दूसरा एग्जांपल हो सकता है कि मान लो कि कोई जो है जैसे एस्ट्रोफिजिक्स, तो एस्ट्रोफिजिक्स कोई हुआ तो एस्ट्रोफिजिक्स को आप सही से क्लासिफाई ना करके एस्ट्रोफिजिक्स को आप मानो कि जैसे डाल देते हैं एस्ट्रोनॉमी में, जबकि वो जैसे फिजिक्स में भी डाला जा सकता है। तो ये सब जो है आपको क्लैरिटी के साथ कुछ भी करना होगा, मैं ये बस बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रिंसिपल्स ऑफ कैटलॉगिंग, प्रिंसिपल्स में क्या क्या हो जाता है, क्या क्या आपको सिद्धांत जो है वो फॉलो करने हैं कैटलॉगिंग में। देखो द प्रिंसिपल्स ऑफ कैटलॉगिंग प्रोवाइड अ थियोरेटिकल फाउंडेशन फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग लाइब्रेरी कैटलॉग्स। देखो प्रिंसिपल्स क्या होता है, वो एक जो है ना वो सिद्धांत होता है, थियोरेटिकल सिद्धांत। कि मान लो जैसे पेटा है, पेटा पता होगा सबको, जिसको नहीं पता है जान लो कि ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनिमल राइट्स और एनिमल वेलफेयर के लिए काम करती है। तो ये मान लो तो इनका एक जो है बेसिक प्रिंसिपल है कि एनिमल्स को जो है तो प्रोटेक्ट करना है।
एनिमल्स को, या फिर इनका जो है सो इनके राइट्स के बारे में बात करना है। तो जहाँ भी ऐसा होगा एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने वाली बात, एनिमल के जैसे जैसे राइट्स के लिए बात करने का, तो उसी थीम पे जो है ये बेस्ड कोई भी काम करेंगे ना आगे जाके। पहले एक सिद्धांत होता है ना, जैसे मान लो कि कोई स्कूल हुआ, स्कूल अगर जो है ये आर्किटेक्चर का स्कूल है, आर्किटेक्चर का, तो इस स्कूल का एक सिद्धांत है ना कि आर्किटेक्चर में ही रिसर्च करेगा, मतलब उसी फील्ड में नए नए चीज़ मतलब एक्सप्लोर करने का कोशिश करेगा। तो वही कह रहा हूँ मैं, वो सिद्धांत जो है, तो उसी में जो है कैटलॉगिंग के पीछे क्या क्या सिद्धांत जो है दिमाग में रखने चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ यूजर कन्वीनियंस की जैसा मैं बात कर रहा था कि आपको कोई भी लाइब्रेरी में काम करना है, कैटलॉगिंग हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, या फिर मतलब अरेंजमेंट हो गया, ये सारा काम जो है आपको यूजर को ध्यान में रख के करना है कि यूजर को जो है बिल्कुल जो है कन्वीनियंस में जैसे एक तरह से मिलना चाहिए कि यूजर परेशान नहीं हो, यूजर मतलब सेंट्रिक आपका थीम होना चाहिए कि यूजर को जल्दी से मिल सके, यूजर मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी रहना चाहिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बुक कितना ज़्यादा अवेलेबल करा सकते हो आप, और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो यूजर को। तो वही कह रहा हूँ। तो कैटलॉगिंग में भी जो है यूजर को आप ऐसे मतलब ऐसे कैटलॉग कार्ड्स बनाना है। तो अब तो मतलब कैटलॉग कार्ड्स नहीं बनता है, अब जैसे आप देखे होंगे कि अगर आप कोहा सॉफ्टवेयर यूज किए होंगे ये सब, तो उसमें मार्क 21 में जो है आपका अब जो है मतलब एंट्री होता है, मतलब कैटलॉग एंट्री, तो ये सब तो वो आपको इतना अच्छे से एंट्री करना है कि यूजर को जो है सब चीज़ समझ में आ जाए। देखो, फोकसेज ऑन मेकिंग द कैटलॉग यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली आपको कैटलॉग बनाना है, कॉम्प्लेक्स नहीं करना है उसको। इंश्योर दैट यूजर्स कैन ईजिली फाइंड एंड रिट्रीव इन्फॉर्मेशन, तो यूजर जो है सो ईजिली इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर सके। अब देखो, प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन कि आपको सब चीज़ स्टैंडर्डाइज करना है, सारा प्रोसेस और रूल्स या प्रैक्टिसेज जो भी लाइब्रेरी में फॉलो हो रहा है वो स्टैंडर्डाइज किया हुआ होना चाहिए कि आप उसका जैसे स्वॉट एनालिसिस वगैरह होता है, स्ट्रेंथ वीकनेस वगैरह, वो सारा आप देख लो और उसके बाद फाइनलाइज करो कि हाँ ये तरीका सही है, इससे जो है सबको कन्वीनियंस हो रहा है और सारा काम ईजी हो जा रहा है, प्रोसेस ईजी हो जा रहा है ना। तो वो प्रोसेस जो है सो फॉलो होना चाहिए हर एक के लिए और हर एक जगह। तो देखो, एडॉप्ट स्टैंडर्ड कैटलॉगिंग रूल्स एंड प्रैक्टिस, जो भी स्टैंडर्ड कैटलॉगिंग रूल्स है आपको स्टाफ को समझा देना है, उसी हिसाब से आपका कैटलॉगिंग किया जाएगा। फैसिलिटेट्स यूनिफॉर्मिटी एंड इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन डिफरेंट लाइब्रेरी सिस्टम। समझ गए। अब देखो, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, तो इकोनॉमी में क्या हो गया कि कोई भी प्रोसेस है वो आपका इकोनॉमिकल होना चाहिए। इकोनॉमिकल मतलब क्या होता है कि आपका कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए। कॉस्ट इफ़ेक्टिव मतलब क्या हुआ कि जो आपका लाइब्रेरी का बजट है उसी बजट में आपको काम निकालना है, और एक और चीज़ है कि उस बजट का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है कि कम पैसे में जो है बेटर रिसोर्स और बेटर फैसिलिटीज़ आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखो, इनकरेजेज इफ़िशियंट यूज ऑफ रिसोर्सेज इन कैटलॉगिंग प्रोसेस, कि आप कैटलॉगिंग प्रोसेस में एफिशिएंटली कैसे किया जाए। हो सकता है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के हेल्प से भी आप कर सकते हैं कि जहाँ पे आपको 5 स्टाफ रखना हो वहाँ पे 1 स्टाफ से काम चला सकते हैं, है ना। बैलेंसेज थॉरोनेस विथ कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कि आपको थॉरोनेस भी रखना है कि थॉरली काम हो, ऐसा नहीं है कि कोई काम आपका छूट भी जाए, विथ कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कम से कम पैसे में वो काम हो सके। अब देखो, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है कि सपोर्ट द इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स इनटू अ सिंगल यूनिफाइड कैटलॉग। मतलब क्या हुआ कि आपका जो मटेरियल्स है वो वेरियस काइंड्स का हो सकता है, कि वो मटेरियल्स आपका जैसे मान लो कि बुक भी हो सकता है, पेरियोडिकल भी हो सकता है, फिर आपका ई बुक्स हो गया, फिर आपका मान लो सीडी हो सकता है, डीवीडी हो सकता है, ब्लूरे हो सकता है, फिर आपका और भी टर्म में मान लो पेन ड्राइव में हो गया, ऑडियो फाइल्स है, फिर वीडियो फाइल्स हो सकता है, एआर हो सकता है, वीआर हो सकता है। तो देख रहे हो कितना तरह का मटेरियल्स हो सकता है एक ही लाइब्रेरी में। तो ये सारा मटेरियल्स को जो है आप कैटलॉग कर सको यूनिफाइड कैटलॉग में, ये भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपके पास 10 लिस्ट है सारे के लिए अलग अलग, जिसमें किसी को भी अगर मान लो कि कुछ भी रिसर्च करना है और वो सर्च कर रहा है तो उसका 10 लिस्ट में अलग अलग सर्च करता रहे। उसके पास एक यूनिफाइड कैटलॉग जो है सबका होना चाहिए।
आ रहा होगा समझ में। अब देखो, इंश्योर्स दैट ऑल रिसोर्सेज रिगार्डलेस ऑफ फॉर्मेट आर कैटलॉग कोहेसिवली। समझ गए कि सारे रिसोर्सेज है उसका एक साथ कैटलॉग बना होना चाहिए। अब देखो, सेंट्रलाइज्ड एंड कोऑपरेटिव कैटलॉग। सेंट्रलाइज्ड और कोऑपरेटिव कैटलॉग क्या होता है कि इसमें जो है आपका एक डिपेंड करता है कि आपका सिंगल लाइब्रेरी है या फिर एक तरह से मतलब मल्टीपल लाइब्रेरी है, मल्टीपल लाइब्रेरी है। जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जो है कुछ लाइब्रेरीज जो है सो एक साथ जो है जैसे मिल जाते हैं, और उसके बाद जो है जब परचेजिंग करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर का, किसी भी जो है जैसे बुक्स का, मटेरियल्स का, कि जो है उनको कॉस्ट इफेक्टिव होता है और इकोनॉमिकल होता है। समझ गए। तो उसी तरह से जो है अगर अगर आपका डिफरेंट लाइब्रेरीज है, सिस्टर लाइब्रेरीज कह सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि एक जो है मेन लाइब्रेरी हो और इससे कनेक्टेड जो है आपके 10 लाइब्रेरी और हो सकते हैं इस हिसाब से, है ना। तो उसमें जो है सेंट्रलाइज्ड और कोऑपरेटिव कैटलॉग हो सकता है। देखो, सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग क्या है, तो सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग इन्वॉल्व्स अ सेंट्रल एजेंसी, जो एक तरह से मेन एजेंसी होगा, क्रिएटिंग ए कैटलॉग रिकॉर्ड्स फॉर मल्टीपल लाइब्रेरी। जैसे इंडिया का जो एक तरह से अगर नेशनल कैटलॉग होगा, तो नेशनल कैटलॉग में सोच रहे हो जितना भी जो लाइब्रेरीज होंगे जैसे पूरे इंडिया में, जैसे नेशनल लाइब्रेरी, और वो सारे नेशनल लाइब्रेरी का यूनिफाइड जैसे कैटलॉग हो सकता है। तो एक सेंट्रल एजेंसी हुआ ना नेशनल लाइब्रेरी जो कि कैटलॉग बनाएगा, तो वही जो है इसमें इन्वॉल्व्स ए सेंट्रल एजेंसी। एक इसमें मेन सेंट्रल एजेंसी होगा जो है मल्टीपल लाइब्रेरीज के लिए खुद जो है कैटलॉग जैसे बनाएगा। दिस अप्रोच ऑफर सेवरल एडवांटेज, जैसे इससे एफिशिएंसी होगी कि आपको मतलब सारे लाइब्रेरीज को जो है अलग अलग से स्टाफ नहीं रखना पड़ेगा इसके लिए, और एक जगह होगा वो कैटलॉग। तो इंश्योर्स, देखो, रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट बाय हैविंग अ सिंगल एंटिटी प्लेटफॉर्म कैटलॉगिंग। समझ गया। अब कंसिस्टेंसी होगा, अगर एक ही जगह बनेगा तो इंश्योर्स यूनिफॉर्म कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड्स अक्रॉस पार्टिसिपेटिंग लाइब्रेरीज। तो जितने भी लाइब्रेरीज जो आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका यूनिफॉर्म कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड्स होगा। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपका जो डेटा बेसेज जो है ना वो इंटर ऑपरेबल हो जाता है। इंटर ऑपरेबल डेटा बेसेज होना बहुत ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है, चलो मैं बता ही देता हूँ। कि मानो कि एक डेटाबेस है, उसमें आपका जो मतलब डेटाबेस एंट्री हुआ है उसमें मान लो कि 10 रो है, 10 रो है और 5 कॉलम्स है, और दूसरे जगह मतलब कैटलॉगिंग किया गया वहाँ पे जो मान लो कि 11 रो है और 4 कॉलम्स है। तो ऐसे अगर सबका अलग अलग होगा तो उसके बाद डेटा को यूनिफाई किया जाएगा तो वो तो नहीं हो पाएगा सही से। तो यही कहा जाता है कि यूनिफॉर्म कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। अब देखो, कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, ये सेफ रिसोर्सेज बाय शेयरिंग कैटलॉगिंग टास्क। अब देखो, कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग वैसे ही क्या हो गया, कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग इज अ कोलैबोरेटिव अप्रोच वेयर मल्टीपल लाइब्रेरीज वर्क टुगेदर टू क्रिएट शेयर कैटलॉग रिकॉर्ड्स। समझ गए कि मल्टीपल लाइब्रेरीज जो है जैसे लाइब्रेरी 1 मान लो, लाइब्रेरी 2 हो गया, लाइब्रेरी 3 हो गया, लाइब्रेरी 4, लाइब्रेरी 5, लाइब्रेरी 6। तो ये सारे लाइब्रेरीज जो है अपना अपना कैटलॉग बनाएंगे। मान लो C1, C2, C3, C4, C5, C6। तो ये सारे कैटलॉग बनाए और ये सारे जो है एक साथ जो है कैटलॉग भेज के फिर जो मेन कैटलॉग बना, तो ये आपका कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग का एग्जांपल हो गया। तो देखो, शेयर रिसोर्सेज, तो इसमें रिसोर्सेज शेयर हो रहा है, देख रहे हो आप। लाइब्रेरी पूल देयर रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज टू इम्प्रूव कैटलॉगिंग क्वालिटी। कोलैबोरेशन, तो कोलैबोरेशन आप देख सकते हो, इनकरेजेज कोलैबोरेशन एंड नॉलेज शेयरिंग अमंग लाइब्रेरीज, एक्सेस टू लार्जर डेटाबेस। तो ये जो आपका डेटाबेस जो बनेगा सारा वो लार्जर डेटाबेस बनेगा। लाइब्रेरीज बेनिफिट फ्रॉम अ मोर एक्सटेंसिव कैटलॉगिंग कैटलॉग। समझ गए। कलेक्टिव कैटलॉग्स, अब देखो लाइब्रेरी कैटलॉगिंग कोड्स होता है कि आप जो है कैटलॉग कर रहे हैं तो वो किस कोड में किस आधार पे, जो मैं बताया ना स्ट्रक्चर जो हुआ वही आपका कैटलॉगिंग कोड हुआ, स्ट्रक्चर इसको कह सकते हो। देखो, तो ये बेसिकली जो दो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। CCC जो है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड जो है, देखो पहला है CCC, ये है आपका क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड ये 1934 में स्टार्ट किया गया था, SR रंगनाथन द्वारा दिया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
फिर वैसे ही जो है AACR2 होता है, अमेरिकन मतलब एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स जो है 2, वो ये भी हम देखेंगे। तो देखो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड क्या है, तो डेवलप्ड बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन, द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। कब पब्लिश हुआ, तो 1934 में ये पब्लिश हुआ था। 5 रूल्स ऑफ लाइब्रेरी जो हुआ था उसके बाद आया था ये, 1 साल बाद। अब देखो फोकस emphasizes द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल्स यूजिंग कोलोन क्लासिफिकेशन के अनुसार जो है आप लाइब्रेरी मटेरियल्स को क्लासिफाई करोगे। स्ट्रक्चर देख लो क्या होता है, डिवाइड द कैटलॉग इनटू 2 पार्ट्स, द क्लासिफाइड पार्ट एंड द अल्फ़ाबेटिकल पार्ट। समझ गए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में जो है जो मतलब CCC को 2 पार्ट में डिफाइन किया जाता है। एक हो गया आपका क्लासिफाइड पार्ट और दूसरा जो है ये है अल्फ़ाबेटिकल पार्ट। समझ गए, क्लासिफाइड और अल्फ़ाबेटिकल पार्ट में ये स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो फीचर्स इसमें क्या क्या होता है, यूजेज कॉल नंबर्स बेस्ड ऑन कोलोन क्लासिफिकेशन। कॉल नंबर आपको पता ही है, जो मतलब तैयार किया जाता है क्लासिफिकेशन करने के बाद जो नंबर होता है उसी को कॉल नंबर कहते हैं। अब देखो एम्फेसाइजेज 5 लॉ ऑफ जो है जो लाइब्रेरी साइंस, उसके आधार पे प्रोवाइड डिटेल रूल्स फॉर द डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। तो CCC जो देखोगे आप पूरा पढ़ोगे क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, तो उसमें डिटेल्स रूल्स इन्होंने बनाया है कि किस हिसाब से जो है आपका किसी भी जैसे डॉक्यूमेंट का डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग आपको कैसे करना है, मतलब पूरा डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग पूरा मतलब सारा उसका बारे में डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिप्शन छूटना नहीं चाहिए इस हिसाब से। तो एक क्लासिफाइड कैटलॉग कोड आप समझ गए 1934 SR रंगनाथन, और ये याद कर लो क्लासिफाइड पार्ट और अल्फ़ाबेटिकल पार्ट। समझ गए। अब देखो सेकेंड है ये एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकेंड एडिशन AACR2 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया। तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो ये याद कर लो पहले 1978 में डेवलप किया गया था। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, AACR2 इंडिया में भी यूज होता है बहुत एक्सटेंसिवली। तो जॉइंट कोलैबोरेशन बिटवीन द अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, द ब्रिटिश लाइब्रेरी, द कैनेडियन लाइब्रेरी ऑन कैटलॉगिंग एंड द लाइब्रेरी एसोसिएशन। समझ गए, तो ये अमेरिका, कनाडा और ब्रिटिश ABC याद कर लो, ये तीनों का मिला के किया गया था। ठीक है, और कब, तो 1978 में, रिवाइज किया गया 1988 में। समझ गए। फोकस देखो क्या है, ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस फॉर कैटलॉगिंग लाइब्रेरी मटेरियल्स, तो वही है US का है, बस यही जान लो। स्ट्रक्चर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, उसमें जैसे जो है मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। क्या था, एक जो था आपका जैसे क्लासिफाइड पार्ट था और दूसरा जो है अल्फ़ाबेटिकल पार्ट था, वैसे ही इसमें पार्ट 1 होता है डिस्क्रिप्शन और दूसरा जो होता है एक्सेस पॉइंट्स। डिस्क्रिप्शन और एक्सेस पॉइंट, डिस्क्रिप्शन और एक्सेस पॉइंट ऐसे याद कर लो, DA से याद कर लो, जैसे डियरनेस अलाउंस होता है वैसे ही डिस्क्रिप्शन और एक्सेस पॉइंट पार्ट 1 पार्ट 2। तो ये पूछा जाता है बहुत बार। फीचर्स देख लो, प्रोवाइड रूल्स फॉर कैटलॉगिंग ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग नॉन बुक मटेरियल्स के बारे में भी एम्फेसाइज द यूज ऑफ ISBD जो होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, वो इसमें यूज होता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन ISBD कोड आप जान ही रहे होगे। अलाउज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी टू डिफरेंट लाइब्रेरी एनवायरनमेंट्स। समझ गए, ये याद कर लो 1988 में ABC याद कर लो कि अमेरिकन, ब्रिटिश और कैनेडियन लाइब्रेरी जैसे एसोसिएशन मिलके, और दूसरा जो है इसमें डिस्क्रिप्शन और एक्सेस पॉइंट, ये 4 चीज़। अब देखो कंपैरिजन बिटवीन CCC एंड AACR2, तो वही है CCC आपको पता ही है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। तो ओरिजिन देख लो, यही डिफरेंस में ओरिजिन जो है डेवलप इन इंडिया बाई डॉक्टर SR रंगनाथन। AACR2 जो है डेवलप थ्रू इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। समझ गए, किसके तो ABC, अमेरिकन, ब्रिटिश और कैनेडियन। अब देखो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है CCC किसके बेसिस पे होता है, बेस्ड ऑन कोलोन क्लासिफिकेशन, और AACR2 जो है ये इंडिपेंडेंट होता है, ये याद कर लो, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये किसी पे डिपेंड नहीं होता है किसी भी क्लासिफिकेशन से, ये जनरल है, मानो तो किसी भी तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। अब देखो स्ट्रक्चर जो है CCC जो है डिवाइड कैटलॉग्स इनटू क्लासिफाइड और
अल्फ़ाबेटिकल पार्ट्स में क्लासीफाई करता है। ACR2 जो है डिवाइड टू डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस पॉइंट। फिर से देख लो, क्लासिफाइड और अल्फ़ाबेटिकल CA और इसका DA, ऐसे याद कर लोगे। अब देखो CCC जो है प्राइमली यूज इन इंडियन लाइब्रेरी, ACR2 जो है वाइडली यूज इंटरनेशनली। ये भी इंडिया में यूज होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। अब तो की सिमिलरिटीज क्या क्या है, तो इसका जैसे पर्पस देख लो, बोथ एम टू प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज रूल्स फॉर कैटलॉगिंग, दोनों जो है स्टैंडर्डाइज रूल्स अपने हिसाब से जैसे तो प्रोवाइड कराता है। बोथ इनहेंस द एसेसिबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्सेज, दोनों बढ़ाता है। फिर जैसे कंप्रीहेंसिवनेस देख लो, बोथ कोर्स ऑफर डिटेल्ड गाइडलाइंस फॉर कैटलॉगिंग अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स, समझ गया। यूजर फोकस, दोनों जो है तो यूजर को फोकस में रख के बनाया गया है। तो यहाँ जो है हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। तो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो हमें जो है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और भी आपको कुछ कहना हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे लेक्चर्स अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।